तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू ऑरिजिन लैंड के नेक्स्ट इन नॉवल के चैप्टर नंबर 387 में आप सभी का स्वागत है। तो सॉरी फॉर द लेट एपिसोड, लेकिन उससे पहले 1 मिनट मेरी कुछ बकवास सुन लो, मेरे चैनल से ही रिलेटेड है। अगर मैं आपको पता होगा कि मैंने अपने दूसरे चैनल को भी स्टार्ट किया, उस पर मैं मांगा की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है। अगर आपको पता है कि यार कोई ऐसी मांगा जो यूट्यूब पे एक्सप्लेन ना की गई हो, अगर आपको पता है कोई अच्छी सी, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, या फिर कोई दोंगवा या फिर कोई एनिमे कुछ भी हो सकती है। क्योंकि इस चैनल पे मैं 4-5 महीने से यार $100 तक कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बातें हो जानी चाहिए थी। इसलिए मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ, और किसी को आइडिया है तो आप लोग बता सकते हो। तो चलो इस चैप्टर पे आते हैं, इस एपिसोड पे। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सारे लॉर्ड आपस में बात कर रहे थे और सबको पता चल गया होता कि अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर 8 लॉर्ड का इमर्जेंस हो गया है। तो उसी के साथ चैप्टर की शुरुआत में हमें काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फिलहाल में सारे लॉर्ड्स अपने यंगर प्रैक्टिशनर फैक्शंस के बारे में सोच रहे थे कि आखिरकार उन्हें किस तरह से कल्टीवेट कराना चाहिए। पिछले एपिसोड के हमने लास्ट में देखा था कि कैसे वो लोग ये प्रपोज करते हैं कि जो उनको सारे रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं उसको कट ऑफ करके एक लिमिट कर देनी चाहिए, ताकि सबके पास अच्छे खासे आ सके। वरना जो पावरफुल होंगे, जिनके पास पैसे पॉइंट ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा उसको कैप्चर कर लेंगे। जिसके साथ वहाँ पर लॉर्ड वुलन कहते हैं कि हम ऑलरेडी अपने क्रिटिकल रिसोर्सेज से निकल चुके हैं, अपने क्रिटिकल चीज़ों से निकल चुके हैं, अब इन सबको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें एक थ्रेशोल्ड को रखना होगा ताकि उसके ऊपर जाकर ही वो किसी चीज़ को खरीद सके, वरना पिछली दफ़ा तो वो थ्रेशोल्ड को पाए ही उसको खरीद सकते थे। और यहाँ पर हमें अभी कट करना होगा रिसोर्सेज को, ताकि उन सबको कम रिसोर्सेज मिल सके और कम रिसोर्सेज में अपने आप को पावरफुल बना सके। लेकिन यहाँ पे इस रेट से रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा स्कैर्स हो जाएंगी। अब लॉर्ड जिन उसकी तरफ देख कर कहता कि क्या तुम इसको कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे वो बंदे अपने सारी चीज़ें कहने लगते हैं। अब इस एपिसोड में आपको लॉर्ड्स के अंदर मुठभेड़ भी होती हुई दिखाई देगी, मतलब यहाँ पे लॉर्ड्स के बीच में भी लड़ाई होती है, आपसी झगड़े, जो कि यार होनी लाजमी है क्योंकि सबके अलग अलग आइडिया होते हैं और यहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन वो मसला नहीं कि एकदम से लाइफ एंड डेथ बैटल हो जाएगी, बस वो थोड़ी मोड़ी डिस्प्यूट हो जाती है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लॉर्ड्स को जो आपस में बात करने लगते हैं, और जिन वहाँ पे कहते हैं कि जब युवान कमज़ोर था तो हमारी इंटायर प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर एक भी सिंगल लॉर्ड नहीं हुआ करता था। उस समय हमारे पास कोई रिसोर्स मौजूद ही नहीं थी। युवान ने अपने ऑरिजिन वर्ल्ड ऑपरेशंस के फंडामेंटल लॉज को स्टडी किया था, तभी जाकर वो एक लॉर्ड बन पाया था। यहाँ तक कि जब मैं वीक था तो यार ब्रदर युवान सबसे अकेले रहकर फैक्शंस को संभाला करते थे, और उसी के पास उन्होंने धीरे धीरे रिसोर्सेज लाने की कोशिश की, लेकिन वो भी काफ़ी कम में था, जब तक कि मैं वहाँ पर आने गया। और वो लॉर्ड जिन आगे कहा था कि देखो लू फेंग को ही, लू फेंग अपने ओरिजिनल यूनिवर्स के बॉटम से, जो कि सबसे कमज़ोर में था, उस जगह से राइज कर कर आया था, और वो अपने ऑरिजिन वर्ल्ड के होम से निकला था जहाँ पे रिसोर्सेज एकदम से नेग्लिजिबल थे। वहाँ पर रिसोर्सेज नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं थी। बाद में जाकर लू फेंग ने काउंटलेस हार्डशिप को एंड्योर किया और वो अपने ऑरिजिन वर्ल्ड के कोर तक पहुंचा, जिसे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट कहा जाता है। मतलब ऑरिजिन यूनिवर्स में लू फेंग जब स्ट्रॉन्गेस्ट बना था, तभी जाके वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में एंटर किया था, जो कि उसके ऑरिजिन वर्ल्ड का कोर होता है। उस टाइम लू फेंग के पास थोड़े से रिसोर्सेज तो आए थे, लेकिन उसकी इंप्रूवमेंट वैसे ही बढ़ती रही थी। उस समय तो 2 एंशिएंट कंट्रीज पूरे के पूरे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के रिसोर्सेज को मोनोपोलाइज करके रखे थे, अकेले में ही बांटे हुए थे, जिसकी वजह से लू फेंग के पास भी रत्ती भर भी रिसोर्सेज नहीं आ पाए थे। वो थोड़े मोड़े थे जो कि उसके टीचर की वजह से और उसके खुद के दम पे आए हुए होते हैं, वरना देखो लू फेंग के पास भी उस वक्त तक कुछ था ही नहीं। यहाँ तक कि लू फेंग जब ऑरिजिन वर्ल्ड को छोड़ा तो उसने 9 रिवर 5 रियलम में एंटर की। लू फेंग उस वक्त काफ़ी ज़्यादा गरीब था, इतना गरीब कि यार वो अपने लिए 2 वक्त के खाने की रोटी भी नसीब नहीं कर सकता था। मजाक कर रहा हूँ। लू फेंग उस वक्त इतना गरीब था कि लू फेंग एक ह्यूमन ब्लड लाइन को भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो सिर्फ अपने पैसों से सिर्फ लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के टुकड़े को ही खरीद सकता था। अब लॉर्ड जिन वहाँ पे प्रेस करते हुए कहते कि इन सब चीज़ों से हम लोग क्या समझ
समझते हैं ये कहानी लुओ फेंग की है, जो आज एक लॉर्ड बना बैठा हुआ है। और लॉर्ड जिन कहते हैं कि ये कहानी हमें ये बताती है कि जब भी रिसोर्सेज की कमी होती है तब तब पोटेंशियल इमर्ज करके आती है। जब रिसोर्सेज अबेंडेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर जूनियर्स उनको वैल्यू नहीं देते हैं, मतलब कि रिसोर्सेज ना होने से वो अपनी कल्टिवेशंस पे ज़्यादा प्रेस करते हैं। और जब उनके पास रिसोर्सेज आ जाती हैं तो वही बंदा जो कि पहले रिसोर्सेज ना होने की कमी से इतना पावरफुल बन पाया था, उसको एकदम से रिसोर्सेज मिलने लगते तो वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब लू फेंग इस कहानी को सुनता है और स्माइल करता है। उसके साथ वहाँ पे लू फेंग स्माइल करते हुए क्या था कि ब्रदर जिन तो मेरे बारे में काफ़ी अच्छे से जानता है। अब यहाँ पे उन्होंने लू फेंग की पूरी कहानी को देख रखा था कि कैसे लू फेंग अर्थ से जो कि इतना कमज़ोर था वहाँ से वो राइज करते करते इस लेवल तक पहुँचा है। मतलब वो भी लू फेंग की कहानी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए ही होंगे। मतलब लू फेंग ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में जन्मा नहीं था जहाँ पे वो जन्म लेते ही गॉड एम्पायर या फिर ट्रू गॉड लेवल पे हो। लू फेंग एक मॉर्टल बीइंग से आज इमॉर्टल बन चुका होता है। और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि तुम तो मेरे बारे में सब जानते हो और मैं तुमसे एग्री भी करता हूँ। यंग प्रैक्टिशनर्स अपने पोएटिक कल्टीमेटर मेथड से यूज टू हो जाते हैं। अगर यहाँ पे वो अल्टीमेट गॉड किंग रियलम में बिना किसी रिसोर्सेज के पहुँच जाएंगे तो जब उनको नेच्योर किया जाएगा, जब उनको कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिए जाएंगे तो वो उसको पाने के लिए वर्दी भी होती हैं। और यहाँ पर लू फेंग अपनी ही कहानी बताने लगता है कि हार्श कंडीशंस के अंदर अगर कोई बंदा अल्टीमेट गॉड किंग रियलम या फिर सेमी ह्यूमन स्टेज तक चला जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, लेकिन अगर वो वहाँ पर चला जाता है तो ऐसे सर्क्यूमस्टांसेस में उसे टॉप टायर रिसोर्सेज देना बनता है। और अगर उसे ऐसे रिसोर्सेज दिए गए तो वो केजुअल से जरूर ब्रेक थ्रू कर देगा। लू फेंग के साथ भी ऐसा ही था। लू फेंग ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में सबसे टॉप पर कैसे पहुंचा, वो खुद के दम पे। यहाँ तक कि वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट से बाहर ऑरिजिन वर्ल्ड में निकला, डार्क होली रेलन तक आया तो वहाँ पर भी लू फेंग को खुद से मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके लू फेंग इतना पावरफुल बन पाया होता है। उसने अपने हर एक पोटेंशियल को पूरी तरह से निचोड़ दिया था जो भी उसको रिसोर्सेज मिले होते हैं। तो युवान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, लू फेंग की कल्टिवेशंस इस अदर पॉइंट को भी डिनोट करती है, वो प्रूव करती है कि यार हम लोग रिसोर्सेज के बिना भी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। जिसके साथ वो कहते हैं कि जब कोई बंदा एक गॉड एम्पायर स्टेज तक पहुंच जाता है तो उसे अपनी डार्कनेस के अंदर से ही खुद की पार्ट बनानी पड़ती, वो भी बिना किसी इनहेरिटेड गाइडेंस के। तो लॉर्ड वुलन वहाँ पे एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, हमने जितने भी लेगेसीज को बाहर छोड़ रखा है, जो कि हमने ब्रेक थ्रू करते हुए रखा था, वो इनफैक्ट में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। और यहाँ पर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लेगेसीज होंगी उतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होनी जाएंगी और यहाँ पर उतना ही ज़्यादा उनके सक्सेसर को उस रास्ते को फॉलो करने पे होगी। मतलब लू फेंग ने जिस तरीके से ब्रेक थ्रू किया, अगर कोई और लू फेंग के जैसा ही कॉपी करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगा तो ये नामुमकिन जैसा होता है, क्योंकि लू फेंग के पास एक अलग टैलेंट थी। लू फेंग एक टेक्निक्स था जिसकी वजह से लू फेंग की पावर्स को कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। लू फेंग के पास कई सारे रिसोर्सेज थे, सबसे बड़ा स्टार टावर जो कि उसको इतनी बड़ी मदद करते हैं, उसके टीचर्स, उसके हर एक रास्ते में आने हुए बीइंग्स उसको कल्टीवेट कराते आते हैं। यहाँ तक कि उसके एनिमी से भी लू फेंग को एनिमी से भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होती हैं, इसलिए वो सब कहते हैं कि हमें उन लेगेसीज को बैन करना होगा। तो युवान भी कहते हैं कि हम तुमने सही कहा, मैं भी कहने वाला था कि हमें लेगेसीज को बैन करना होगा ताकि जितने भी बंदे हैं वो खुद की बदौलत केजुअल से फ्री कर सके, वो ब्रेक थ्रू कर सके और यहाँ यंगर जनरेशन खुद से सब चीज़ कर सके। तो सभी के सभी लॉर्ड्स एग्री कर लेते हैं। अब यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बातें कर लेते हैं और सब लोग ये प्रूव भी करते हैं और यहाँ पर बहुत बकवास थी तो इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे हम युवान को दिखा जाता है जो कहता है कि बात कर रिसोर्सेज की, तो यार इस इरा में हम लोग लू फेंग के एग्जाम्पल को फॉलो करने वाले हैं। चलो जूनियर्स को स्कार्सिटी में ग्रो करने दो, तभी जाकर वो अपने आप को प्रूव कर सकते कि वो रिसोर्सेज के लिए लागू है या नहीं, क्या वो रिसोर्सेज पाने के हकदार है या फिर भी नहीं। मतलब यहाँ पे वो सिंपली करना चाहते हैं कि बिना रिसोर्सेज के वो कल्टीवेट कराए। अगर वो अपने टैलेंट से प्रूव करके ब्रेक थ्रू करवाते हैं तो आगे चलकर उन्हें टॉप टायर रिसोर्सेज देंगे। तो सभी एक एक करके 7-8 लॉर्ड्स एग्री कर देते हैं। अब इस ट्रेडिशन से वो लोग अपने अपने अलग रास्ते बना रहे होते हैं, लेकिन उसी के साथ लॉर्ड मोमेंट कहता है ब्रदर लू फेंग तुम भी एक ऑरिजिन वर्ल्ड से
ही आकर आए हुए हो। हम लोग जितने जानते हैं सभी आठों लॉर्ड्स अपने ओरिजिन वर्ल्ड से ही इमर्ज हुए हैं और ये सजेस्ट करती है कि हमने भले ही काउंटलेस वर्ल्ड क्रिएट की हो जिसमें कि ओरिजिन वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन से, लेकिन उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉ है। मतलब ये आप तो जानती होंगे कि ओरिजिन वर्ल्ड मौजूद है और कई सारे मिरर्ड वर्ल्ड्स मौजूद हैं जिसे कि अपने लॉर्ड्स ने ही खुद से बनाया था। वहाँ पर अपने ओरिजिन वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है, लेकिन फिर भी उसमें से एक लॉर्ड भी नहीं जन्मा, बल्कि आठों के आठों लॉर्ड्स ओरिजिन वर्ल्ड से ही जन्म लिए हैं। मतलब ये कि ओरिजिन वर्ल्ड्स की पॉपुलेशन वाले ही कम हो, लेकिन उनकी पोटेंशियल्स उन सारे मिरर्ड वर्ल्ड्स वाले बंदों से काफ़ी ज़्यादा होती है। नेचुरल होता है। ऑफ कोर्स वो सभी ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात होती है। जिसके साथ युवान कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जो वर्ल्ड हमने क्रिएट किए हैं वो ओरिजिन वर्ल्ड की दुनियाओं से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, उसके फंडामेंटल्स ही काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। जो भी उन ऑपरेशंस को ग्रैप्स कर लेता है वो खुद की एक ओरिजिन वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है। मतलब लू फेंग चाहे तो खुद की एक वर्ल्ड क्रिएट कर सकता है, लेकिन इसमें कोई भी सक्सीड नहीं हुआ है। मतलब कि अगर आपको अपनी खुद की ओरिजिन वर्ल्ड क्रिएट करनी है तो आपको उसके ऑपरेशनल लॉ को समझना होगा, और यहाँ पर भले ही लॉर्ड्स समझ चुके हैं लेकिन उसको क्रिएट नहीं कर पाए, वो सिर्फ वर्ल्ड्स को क्रिएट कर पाते हैं जिसमें काउंटलेस बैंक्स रहते हैं, बल्कि वो ओरिजिन वर्ल्ड्स को क्रिएट नहीं कर पाए होते हैं। अब लॉर्ड वुलन वहाँ पे कहते हैं कि अब से जितने भी रिसोर्सेज है वो सिर्फ ओरिजिन वर्ल्ड्स को ज़्यादा फेवर किए जाएंगे। आफ्टर ऑल मेरी सिर्फ ओरिजिन वर्ल्ड से नए लॉर्ड्स को नर्चर कर सकती है। तो लू फेंग भी कहता है कि मैं भी ये बिलीव करता हूँ, और यहाँ पे इन सब के साथ हमें जितने भी कैलेमिटी टाइप्स प्रैक्टिशनर्स है उसको एग्जिस्टेंस से मिटा देना चाहिए। मतलब यहीं पे लड़ाई होने वाली है। मतलब लू फेंग यहाँ पे सिंपली कहता है कि जो बंदे कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर से जो दूसरों को मारते हैं, जैसा कि हमने उस बग क्वीन को देखा था, मतलब वही डार्क होली विलियम में, कि वहाँ पर एक क्वीन थी जो कि दूसरे के सोल्स को डिवोर करती थी, जिससे लू फेंग को ज़्यादा ही नफरत करता था। तो लू फेंग वैसे ही बंदों को, वैसे ही प्रैक्टिशनर्स को ख़त्म करने की बात कहता है। और यहाँ पे वो कहता है कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स जो कि ओरिजिन वर्ल्ड्स के लाइफ को अपने खुद के फ्यूल के लिए ट्रीट करते हैं वो भले ही कुछ ज़्यादा अचीवमेंट गेन कर लेते हैं, लेकिन आखिरकार दूसरे बंदों की लाइफ पे जिंदा रहकर क्या ही करना, वैसे कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे वो ये समझता था कि सबसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की ही चलती है, लेकिन यहाँ पर लू फेंग बस इतना कहना चाहता था कि हमें कमजोरों पे अत्याचार होती नहीं देखना चाहिए। जिनके पास भी हैं वो ये करते रहेंगे, वरना हम सब क्या कर सकते हैं। जैसा कि अपने जिंग मैन को देख लो, वो काउंटलेस टाइमलाइंस में जा चुके हैं, वो काउंटलेस रीइंकार्नेशन साइकिल से जा चुके हैं, वैसे ही वो वहाँ पे लगातार किसी को मारते रहेंगे तो क्या ही फर्क होगा। तो यहीं पे लू फेंग चाहता है कि कैसे भी करके उन शायद दुष्ट प्राणियों को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे ही लॉर्ड जिन उसकी तरफ घूरते हुए कहता है, ब्रदर लू फेंग, मैं भी एक कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स था, लेकिन वहीं पे नायगू भी कहता है कि जैसे ब्रदर जिन है वैसे ही मैं भी हूँ, और वो भी लू फेंग की तरफ देखने लगता है। और लॉर्ड जिन कंटिन्यू करते हुए कहता है कि मैं डिस्ट्रक्शन डेमन में बॉर्न हुआ था और मैं अपने ओरिजिन वर्ल्ड के इन्फ्लुएंस में था, जिसकी वजह से मुझे सारे लाइफ को मिटाना था, और यही मेरी किस्मत ही थी, क्योंकि मैं सारे डिस्ट्रक्शंस को करके ही फाइनली एक लॉर्ड बन पाया हूँ। मैं मारे बिना एक लॉर्ड बन ही नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे लॉर्ड नायगू भी एक अलग अंदाज से कहते हैं कि मेरे रास्ते में भी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो मेरे लिए फ्यूल से ज़्यादा कुछ नहीं है, उन्हें मैं डिवोर करता हूँ। यहाँ तक कि अभी भी लॉर्ड बनने के बावजूद मुझे ह्यूमन एंसेस्टर्स के कॉर्प्सेस की ज़रूरत थी ताकि मैं खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ। और लॉर्ड जिन भी कहते हैं कि ये पाथ, इसका मतलब ही है कि ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, और सभी पाथ के अलग अलग मतलब होते हैं, सभी पाथ को एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए, तुम किसी को नहीं हटा सकते। कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स वो खुद के एक अलग एग्जिस्टेंस में रहते हैं, और प्योर डिस्ट्रक्शंस वो लाइफ से होती है। अभी यहाँ पे लू फेंग काउंटर करते हुए कहता है कि देखो, प्योर डिस्ट्रक्शंस वो जन्म से नहीं होती, यहाँ तक कि तुम सबके अंदर भी एक लाइफ की मिस्ट्रीज छिपी हुई है। भले ही तुम लोग कितने भी डिस्ट्रक्शंस को क्यों न मान लो, लेकिन तुम्हारे अंदर भी लाइफ की एसेंस मौजूद हो ही। और यहाँ पे लॉर्ड जिन ने भी अपने अंदर डॉज ऑफ डिस्ट्रक्शंस को मास्टर कर रखा है, लेकिन उनके अंदर भी ह्यूमन लॉ ऑफ लाइफ मौजूद थी, जिसकी वजह से वो फिजिकल फॉर्म ले पाते। अगर यहाँ पे मान लो कि लॉर्ड जिन की 100% डिस्ट्रक्शंस ह्यूमन डॉ हो जाती तो वो
कभी भी अपने बॉडी को एक फिजिकल फॉर्म दे ही नहीं पाते, क्योंकि उनके अंदर लाइफ होना जरूरी है। अगर लाइफ की थोड़ी सी भी दौड़ नहीं होगी तो अपने बॉडी को फिजिकल फॉर्म दे ही नहीं पाते। वो हमेशा एक सोल फॉर्म में शांत रह सकते थे और सोल अटैक्सिंग कर सकते थे। अब लॉर्ड जिन भी इस चीज़ को सुनकर कहते हैं कि देखो, मैं जानता हूँ कि मैं पहले डिस्ट्रक्शन में डूब चुका था, लेकिन मैंने फाइनली ट्रांसेंड किया और मैंने उस डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया। और यहाँ पे हर एक प्रैक्टिशनर्स अपने अलग अलग रास्ते से चलते हैं और कोई भी रास्ते को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी रास्ता एक लॉर्ड को न्यूट्रल कर सकता है। अब लॉर्ड मिंग हुआंग भी उसकी तब्दील करके आता है कि यहाँ पे वो सारे सिन, वो पाप करके आते हैं, वो रास्ते में अपने काउंटलेस लाइफ्स को एनिलेट कर सकता है, उन्हें एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब यहाँ पे लॉर्ड मिंग हम बीच में बोल पड़ते हैं और लुफिन का साथ देते हुए कहते हैं कि ऐसे बंदे को जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। मतलब कि अगर ऐसा होता तो कभी अपने ग्रुप्स, अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर दो लॉर्ड्स का जन्म होता ही नहीं, अगर उन्हें डिस्ट्रक्शन टाइप से कंप्लीटली हटा दिया जाए। अब इस चीज़ को जानकर लॉर्ड नाइगू काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि यहाँ पर पाप क्या है, आखिरकार तुम किसको कह रहे हो। और यहाँ पर वो कहता है कि इस ह्यूमन स्पेस जो कि बाउंडलेस है, यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेस ही होती है। सिन, पाप एक मेयर जजमेंट है जो कि पर्सनली किया जाता है। मिंग हुआंग, तुम तो बहुत ही नैरो माइंडेड हो। लेकिन लुफिन यहाँ पे बीच में बोल पड़ता है कि हम लोग सभी एक लिविंग बीइंग से और हम सब दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वीक हमेशा ऊपर आ सकते हैं, हमें उसे प्रोटेक्ट करने की जरूरी है। लेकिन लॉर्ड नाइगू कामली कहते हैं कि वीक हमेशा से मारे जाते हैं और ये उनकी किस्मत होती है। अब युवान इस सीन को देखकर उनका सर चकराने लगता है, उनको सर दर्द करने लगता है, क्योंकि पास्ट के अंदर लॉर्ड्स हमेशा इसी बात से कन्फ्लिक्ट किया करते थे। लॉर्ड जिन, लॉर्ड नाइगू, लॉर्ड मोमेंट, उन्होंने अपनी खुद की एक अलग फैक्शंस बना रखी थी। वहीं पे लॉर्ड मोमेंट जो कि यार लॉर्ड जिन और लॉर्ड नाइगू जैसे एक्सट्रीम नहीं थे, तो वो अभी तक एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को ही अप्रोच करते थे। लेकिन वहीं पे लॉर्ड मिंग हुआंग, उन्होंने इस चीज़ का काफ़ी खिलाफ किया होता है। मतलब कि वो खिलाफ कर रहे थे और वो भी वो लुफिन का सपोर्ट कर रहे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने एक अलग फैक्शंस को बना दिया था। मतलब इनकी जो बैटल थी कि हमें उन सबको हटा देना चाहिए, ये ऑलरेडी से चलती आ रही थी। अब युवान इन सारे रास्तों को मानता है, जब तक कि वो एक नए रास्ते को एक नए लॉर्ड को क्रिएट करके देंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे लॉर्ड जिंगमेंग वो यार सिर्फ चुपचाप देखा करते थे, वो कभी भी इन डिस्प्यूट्स को ज्वाइन नहीं किया करते थे। और युवान यहाँ पे सोचते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मिंग हुआंग और लुफिन दोनों एक ही जैसे सोचते हैं और यहाँ पे इनकी फाइट और भी बढ़ने वाली है। प्रीवियसली लॉर्ड मिंग हुआंग वो यार सबसे अपोजिशंस में रहते थे और यहाँ पे वो आइसोलेटेड रहते थे, तो उनका कोई भी साथ नहीं दे पाता था। 3 वर्सेस 2 क्या ही कर सकते थे। लेकिन लुफिन जो कि अपने फोर्स से ब्रेक थ्रू किया है और उनकी साइड को ज्वाइन कर दिया है, तो अब दोनों के दोनों प्रैक्टिशनर फैक्शन 3 वर्सेस 3 में आ चुके हैं और यहाँ पे ये सब होती है। अब लॉर्ड जिन वहाँ पे गुस्से में कहते हैं कि क्या ही वीक की बात की जाए, हिनवान इन्फिनाइट फैक्शंस को देख लो, वो कभी भी हम पे दया नहीं करते, वो हमेशा वीक को ही मारा करते हैं। और वो कहते हैं लुफिन, तुमने हिनवान लॉ ऑफ लाइफ एंड डेथ को कल्टीवेट किया है और तुम ये बात अच्छे से समझते हो कि जो वीक है उनकी किस्मत में ही है ख़त्म होना। तो लुफिन उनकी तरफ देख कर कहता है कि जिन डिस्ट्रक्शंस बनी ही होती है लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। दोनों अपनी अलग अलग बात कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में कह सकते हो कि अभी यही लड़ रही होती है कि हमें उन्हें ख़त्म करना चाहिए। लेकिन लुफिन कहता है कि नहीं, हमें उन सब मतलब लुफिन कहता है हमें ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन ये सब कह रहे होते कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसको देखकर लॉर्ड मोमेंट कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ। अब देखो पूरे चैप्टर्स में, आधे चैप्टर्स में इन सब की बहस ही दिखाई गई थी, लेकिन यहाँ पे बहस को हम लोग सीधे सिंप्लीफाई करके हटाते हैं और वहाँ पे फाइनली बात पे आते हैं। अब यहाँ पर लड़ाई हो रही होती है, लेकिन वहाँ पे लॉर्ड जिन कहता है ब्रदर लुफिन, तुमने भी तो अपने कैलेमिटी को फेस किया है। मतलब तुम पे ऊपर भी अटैक हुए थे और तुमने अपने अर्ली डेज में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ फाइट की, यहाँ तक कि तुमने आगे चलकर रेलम बीस्ट के साथ भी फाइट की जो कि कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स थे, लेकिन तुमने उन सबको मार डाला। तुमने भी तो यही किया ना। असल में बात सही है कि यार उनकी जो पावर्स होती है, लुफिन भी हमेशा से यही करता आया है। लुफिन को हमने देखा है कि यहाँ पर उसने कितनी दफ़ा मासूमों को मार डाला है। आपने पिछले वो मूवी में ही देखा होगा कि कैसे लुफिन किसी और दुनिया के घर में घुस के वहाँ के लोगों को मारकर वहाँ के क्रिस्टल्स को चोरी कर रहा था। ये तो लुफिन करता ही था। आखिरकार लुफिन ऐसा क्यों करता कि कमज़ोरों को ना मारा दिया जाए? कमज़ोर है ये उनकी गलती है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग बताओ, अगर आप होते तो आप किसके तरफ
तरफ होते, उनकी तरफ, लूफेंग की तरफ या फिर लॉर्ड जिन की तरफ कि कमज़ोरों को मर जाना चाहिए, या फिर मतलब कमज़ोर है तो उन्हें स्ट्रांग बनना चाहिए, ना कि उन्हें स्ट्रॉन्गर के हाथों में मर जाना चाहिए। और वहीं पे लूफेंग कहता है कि हम लोग स्ट्रांग बनते तो हमें वीकर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन लूफेंग भी दोगलापंती करता है, वो भी खुद वीकर को मारता है। ऑफ कोर्स दोगला नहीं कह सकते, बस ऐसे ही मजाक में कह रहा हूँ। अब यहाँ पे उनमें बहस होने लगती है, लेकिन लूफिंग आर्ग्यू कहते हुए कहता है कि कैलेमिटी टाइप प्रैक्टिशनर्स वो पूरे के पूरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को एनिहिलेट कर सकते हैं, वैसे बेंग्स के साथ कोई भी मतलब नहीं रखना चाहिए, उन्हें कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना चाहिए, उनको कंप्लीटली खत्म करना चाहिए। अब यहाँ पे लड़ाई बढ़ने लगती है, लेकिन युवान फाइनली बोलते और कहते कि रुको, बस यहीं हो जाओ, चलो हम लोग अपने ओल्ड लॉर्ड्स पे चिपके रहते हैं। सबसे पहले कोई भी लॉर्ड्स को अपने ऊपर अगर किसी को मतलब है तो वो अपने सिर्फ एब्सोल्यूट टेरिटरी के अंदर ही वैसा कर सकता है, मतलब कि लूफिंग की खुद की एक दुनिया है तो लूफिंग उसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता है। अगर यहाँ पे अगर उसको किसी और दुनिया में मतलब है तो उसको अपनी दुनियाओं को आगे बढ़ाना होगा और वहाँ पर वो चाहे तो ऐसे रूल लागू कर सकता है। सेकंड, अगर यहाँ पे बहस होने लगती है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा चल गई तो स्ट्रेंथ को डिसाइड करने दो। अगर यहाँ पे कोई भी 1v1 बैटल में तो एक दूसरे को हरा देगा तो जो जीतेगा उसी के शब्द लॉ बन जाएंगे और उसकी बातों को कोई भी झुठला नहीं सकता है। अब लूफेंग, अब युवान की बातें जैसे ही खत्म होती, जितने भी लॉर्ड्स थे वो कंप्लीटली साइलेंस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड्स को सिंगल हैंडली डिफीट करना है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक इन्फिनिटी स्पेस में कोई भी ऐसा बंदा ही नहीं है जो कि लॉर्ड्स को कंप्लीटली 1v1 में हरा सकते हैं, किसी के पास इतनी औकात है ही नहीं, दम है ही नहीं। अब यहाँ पे लूफेंग भी समझ जाता कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है, वो यहाँ पे जानता था कि अगर सबको मना लिया तभी ऐसा मुमकिन है। अब वीकर डेज में लूफेंग ये बिलीव करता था कि एक बार वो लॉर्ड बन जाएगा तो वो इस रूल को बदल देगा और वो अपनी सारी अथॉरिटी को अपने हाथों में रख लेगा, लेकिन लॉर्ड बनने के बावजूद वो ये जान पाता कि उसकी इन्फ्लुएंस लिमिट में है और यहाँ पर अपोजिट फैक्शंस में रैंक्स पे डिसाइड होगी और जब तक 8 लॉर्ड्स नहीं मानते वो सब मानने को राजी नहीं है। अब यहाँ पे युवान बातों को बदलते हुए कहते कि हमें अब दूसरे बिजनेस पे बात करनी चाहिए और हमारे ऊपर ट्रेडिशन है कि जब भी एक नए लॉर्ड्स का बर्थ होता है तो हम लोग एक ग्रैंड सेलिब्रेशंस को करते हैं, क्योंकि लॉर्ड का बनना एक बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है। अनलाइक ह्यूमन एंसेस्टर्स को देख लो और उसके अंदर मल्टीपल ह्यूमन एंसेस्टर्स आते जाते रहते हैं तो वो सेलिब्रेशंस नहीं करते हैं, सिर्फ इमॉर्टल आते हैं तभी उनकी जो होती है सेलिब्रेशंस वो करते हैं। वहीं पे लॉर्ड्स की तो करनी बनती है क्योंकि वो बहुत ही रेयरली आते हैं और यहाँ पे लॉर्ड फिगर अपनी ह्यूमन इन्फिनिटी स्पेस में बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं और यहाँ पर वो ऐसा इसलिए करते हैं। अब यहाँ पे सेलिब्रेशन होना लाजमी है। अब लूफेंग सजेस्ट करता है कि सबसे पहले हमें अपने टेरिटरी को रिक्लेम करना चाहिए, क्योंकि हमने कई सारे टेरिटरीज को खो दिया है दूसरे फैक्शंस के साथ में। हमारे पास टोटल में 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स थे जिसमें से कई सारे ऑक्यूपाइड भी हैं। जब हम उन लैंड्स को वापस ले लेंगे तब हम जाके सेलिब्रेशंस करेंगे। तो युवान कहता है कि ठीक है, हम भी पहले यही करेंगे और हम लोग तुम्हारी बातों को मानते हैं। हमारी सबसे पहली यही होगी कि हम लोग सबसे पहले उन सबको वापस ले ले तभी हम करेंगे। और 8 लॉर्ड्स आपस में बातें करने लगते हैं। इंटरनली उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिविजन्स थी, लेकिन एक्सटर्नली वो यूनाइटेड थे। किसी से भी फाइट करने आएंगे तो एकजुट होकर फाइट करेंगे। यहाँ तक कि लॉर्ड जिन, लॉर्ड नाइगू, उनके टेम्परमेंट्स काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, मतलब कि वो डिस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं, उनको सीख कर आए हैं तो उनकी टेम्परमेंट डिस्ट्रक्शंस जैसी ही होगी, लेकिन वो भी अपने इन सब को समझते थे कि प्रैक्टिशनर्स को कितना ज़्यादा बचाना जरूरी है, इसलिए वो सब प्लान करने लगते हैं। इसके साथ हमें सीन चेंज कर ऑरिजिन लैंड टियान्यू सी केव मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जाके केव के बाहर में कई सारे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स एक्साइटमेंट में खड़े होते हैं और वो सब आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लूफेंग से मिलना होता है। और यहाँ पे थिन एल्डर चेंग होता है जो कि पहले लूफेंग से मिलने गया होता है और यहाँ पे वो कहता है कि लास्ट टाइम जब हमने लॉर्ड को देखा था तो वो सिर्फ एक मेयरली सेमी ह्यूमन लाइफ फॉर्म था, लेकिन अब सिर्फ 2000 एपोस के अंदर ही वो पाइनिकल पे आ चुका है और वो अपने पाइनिकल पे आने के बाद एंड इस वॉर को खत्म भी कर दिए हैं। अब उसके बगल में वो सारे कंपेनियंस होते हैं जो कि एक बार हाई लेवल वनीला लाइफ फॉर्म्स थे डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स में, जो कि लूफेंग से मिलने के लिए गए होते हैं और यहाँ पर वो सब खड़े होते हैं और यहाँ पर वो उसी की डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स के एब्सोल्यूट टेरिटरी में होते हैं जो कि लूफेंग का बर्थ पैलेस भी होता है। और यहाँ पे जो भी डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स के अंदर जो लॉर्ड का एब्सोल्यूट टेरिटरी होता है वो उस जगह पे काफ़ी ज़्यादा उन्नति होती है, मतलब लूफेंग का ये अपना खुद का घर है तो लूफेंग अपने घर को तो सजाएगा ही और लूफेंग यहाँ पे कई सारे चीज़ों को लाएगा भी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो
पावर होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, जो फल फूल होगा वो बाकी के जगह से 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा हो सकती है। इसलिए वो सब यहाँ पे रहने की सोचते और ये सब बात करने लगते हैं कि फेलो नेटिव्स यहाँ पर हम सबके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रोल्स अदा किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो इस डार्क क्लस्टर्स में है, जो सेम डार्क क्लस्टर्स में है, तो उसको तो लूफेंग अच्छा नौकरी देगा ना कि तुम अच्छे से सरकारी नौकरी को कर सकते हो। और जो दूसरे टेरिटरीज में होते हैं तो उनकी बात अलग है, उसको लूफेंग कोई भी पकड़ा देगा कि लो तुम झाड़ू पोछा करो, ये सब करो तुम मॉन्स्टर्स के। अब यहाँ पे उनमें वही ढेर सारी बातें होना शुरू हो जाती कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत सारी बकवास होती है। अब यहाँ पे वहाँ पे टोटल में 10 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म मौजूद थे, 23 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स मौजूद थे, जो कि बड़े ही बेसब्री से अपने लॉर्ड लुओफेंग का इंतजार कर रहे होते हैं। और उनमें टियांग लैंग कैन भी मौजूद था। और तभी वहाँ पे एक बंदा अपने टियांग लैंग से कहता कि ब्रदर टियांग लैंग, तुम लॉर्ड के होमलैंड्स को शेयर कर दो, मतलब तुम सेम होमलैंड को बिलोंग करते हो, और जबकि तुम अपने डार्क वर्ल्ड क्लस्टर्स के इकलौते वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हो और तुम अपने इसी इकलौते हो, तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फेवर की जाएगी और तुम एक कंपेनियन बन सकते हो। और मैं यार काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हें यहाँ के 3 इंस्पेक्टर पोजीशंस में एक मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जब बाकी के जितने भी वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे वो अपने टियांग लैंग से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहे थे, क्योंकि यार अपना लूफेंग के वो सेम क्लस्टर से आता था, तो यहाँ पे उनको तो जेलस होगी ही कि टियांग लैंग को कुछ ज़्यादा ही मिलेगी। और यहाँ पे अपने लॉर्ड्स के साथ शेयर ऑरिजिन करना ये कितनी खुशनसीब की बातें होती है। अब यहाँ पे वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे टियांग लैंग की तो होशो हवास उड़ी हुई थी। मतलब आप लोग और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इस बंदे ने क्या किया था, मतलब इसने लूफेंग को उस समय तक नेग्लेक्ट कर दिया था। लेकिन तभी वो लोग सोच रहे थे, बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे कि तभी वहाँ पे एक इनविजिबल रिपल्स डिसेंड करती है। 23 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स और 10 मिलियन हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म एकदम से साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से अनफैटिमल प्रेशर मौजूद हो रही थी, पड़ रही होती। और तभी एक ब्लैक रॉब ब्लैक हेयर फिगर मैटेरियलाइज हो जाता है और टियांग लैंग उसी तरफ देखने लगता है। यह पहली दफ़ा था उसका भी कि वो लूफेंग से मिला है। वो पहले भी मिल सकता था जब लूफेंग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, उस वक्त चाहता टियांग लैंग तो उसको चुटकी में मार सकता था, वैसे मार नहीं पाता क्योंकि लूफेंग उस वक्त तक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। हाई लेवल को तो वो आराम से ख़त्म कर ही देता, वर्ल्ड क्लास हो जाता। और उस वक्त लूफेंग से फाइट करता तो उस वक्त लूफेंग के पास कम चांसेस होते जीतने के। लेकिन यहाँ पर टियांग लैंग पहली दफ़ा देख रहा होता है और यहाँ पे वो सोच रहा था कि लूफेंग उसके साथ क्या करेगा, मतलब वो भी तो अपना बंदा सोचने में पड़ जाता है। अब यहाँ पे जैसे ही लूफेंग आता है, जितने भी बंदे होते हैं 23 वर्ल्ड क्लास ह्यूमन लाइफ फॉर्म झुकते हुए कहते हैं कि हम लोग अपने लॉर्ड को होम एज में स्वागत करते हैं। वहीं पे 10 मिलियन ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, झुकते हैं और लूफेंग का ग्रीट करते हैं। और यहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे। अब यहाँ पे लूफेंग अपने असली फॉर्म को ले आता तो वो तो बंदे ऐसे ही मर जाते। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। सॉरी फॉर लेट एपिसोड, फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कुछ काम था इसलिए मैं लेट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।